अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। ओके, शुरू करूँ ना? जी, इंशाल्लाह काफ़ी लेडीज़ से बाद में रिकॉर्डिंग देख लेती हैं, तो ये कि अभी जो हमें जॉइन किया हुआ है, जी आप स्टार्ट ले लें। अगर 1-2 मिनट करना है वेट तो कर लें। ओके, वेट कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हाउ टू रेज़ द चिल्ड्रन। बेसिकली बच्चों को रेज़ करने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हमें कब पता होना चाहिए कि हमने अगर बच्चों को पालना है, पेरेंट बनना है, तो सबसे मेन जो हमारा पर्पस है वो क्या होना चाहिए, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इफ़ अगर हम पेरेंट बनने वाले हैं तो क्या हमारी तैयारी है, हमने उस पर कितना काम करना है और कहाँ-कहाँ, किन-किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, किस-किस जगह पे चेंज लाने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट के अंदर, अपने बिहेवियर्स के अंदर, अपने आप को क्या एजुकेशन देनी है, अपने आप को किस तरह से ठीक करना है, ये बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर आप पेरेंट बनने वाले हैं या आपकी शादी हो रही है और आपको इस चीज़ के बारे में पहले से ही यू आर कॉन्शियस कि ऑब्वियसली आफ्टर गेटिंग मैरिड यू वुड बी अ पेरेंट और आप तैयारी करके जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि येस यू आर यू नो आप एक एजुकेटेड पर्सन है और बीइंग अ मुस्लिम आपको पता है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। शादी की तैयारी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये वाला है जो सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस का शिकार है कि शादी की तैयारी में किसी को ये याद नहीं होता कि इन्होंने पेरेंट भी बनना है जिनकी शादी हो रही है, तो क्या उनको कुछ अलिफ बे आती है, बच्चों को तरबियत कैसे देनी है या उनका ब्रॉटअप कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट यही होता है कि बच्चे जो हैं वो उनको उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना, फिजिकल नीड्स को पूरा करना ही पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, बट ऐसा नहीं होता। उनकी मेंटल नीड्स को पूरा करना मेन जो पर्पस है ना पेरेंट्स का वो होता है और उन मेंटल नीड्स का के पूरा होने के बाद ही बच्चे की फिजिकल नीड्स पूरी हो पाती हैं। हम अक्सर समझ रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनकी नीड्स हम पूरी कर रहे हैं बीइंग अ पेरेंट और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं, उनकी हर चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, हम उनको अपना पेट काट कर भी उनको अच्छे से अच्छा पहना रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम सारी जिम्मेदारी पूरी करने पे 100% उतरने वाले पेरेंट्स हैं। दुनिया के ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की हर चीज़ को पूरा करने के लिए अपनी जान आखिर तक लड़ा देते हैं, मगर हम वो पेरेंट्स हैं कि अगर हम बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे, उसके बारे में काम नहीं कर रहे, अभी तो मैं दीन के ऊपर नहीं आई, अभी सिर्फ मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। उस मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आप बच्चे को क्या बाउंड्रीज देते हैं उसके बचपन से, पैदाइश से लेके। हम समझते हैं कि बच्चे के साथ बैठकर बड़ों की तरह बात करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आ रही होती बातें, मगर ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसमें मैंने लव एंड अफेक्शन को डिस्कस किया था कि हम किस तरह से लव और अफेक्शन का मतलब क्या समझ रहे होते हैं और हमें क्या करना होता है उसके लिए। उसका असल मतलब क्या होता है लव और अफेक्शन का। इसी तरह सेट बाउंड्रीज़ को कैसे सेट करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बच्चे के कैसे बनाने होते हैं। वो बच्चे के नहीं बनाने होते, बेसिकली हमें अपने बनाने होते हैं, बच्चे के खुद ही ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर आई गेस हम पहुँचे थे। आधी पौनी बात हुई थी हमारी इस पर, फिर हमने क्यूए ले लिया था। तो आई थिंक कि हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये होती है कि हम ओपनली, ऑनेस्टली और डेडिकेशन के साथ बच्चे के साथ ऐसी कम्युनिकेशन करें जो उसे एनकरेज कर रही हो, ठीक है, मगर उसे
सेल्फ सेंटर्ड होने में हेल्प आउट ना कर रही हो। यानी कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टूल ये है कि वी शुड हैव टू बी अ गुड लिसनर। यानी अगर मेरा बच्चा मुझसे बात करने के लिए आ रहा है और मैं उसकी बात उसकी आंखों में देखकर अपने आप को, अपनी सारी इमोशन सेंसेस को एक्टिव करके उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हूँ, तो बिलीव मी कि आपके बच्चे को ये बात पता चल जाएगी, चाहे मैं प्रिटेंड ही क्यों ना कर रही हूँ अपने बच्चे के सामने कि यस आई एम एक्टिवली लिसनिंग यू, मगर बिलीव मी आपका बच्चा जो है वो फौरन पहचान जाएगा कि नहीं, यू आर नॉट एन एक्टिव लिसनर, आपका दिमाग कहीं और है, और मगर आपकी आंखें मेरे ऊपर हैं जैसे आप मेरी बात सुन रही हैं। आपने प्रिटेंड नहीं करना बच्चे के सामने, बल्कि आपने जेन्युइनली रियलिस्टिकली बच्चे को टाइम देना है, अपनी सारी सेंसेस को बच्चे की तरफ मुतवज्जा करके उसकी बात को सुनना भी है, एक्सप्रेस भी करना है अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपनी सेंसेस से और अपनी इमोशंस के साथ। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम एक गुड लिसनर की तरह अपने बच्चे की बात सुन रहे होते हैं, उसकी फीलिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं विदाउट जजमेंटल, बीइंग जजमेंटल, उसको जज किए बगैर उसकी बातों को सुनकर उसके ऊपर उससे बात कर रहे होते हैं, अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं विदाउट एनी जजमेंट, दैट वुड बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम बच्चा कोई भी बात कर रहा होता है तो हम कहते हैं अच्छा तो तुमने ऐसा किया है, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया है, या हमारी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि हम मोटिवेशन देने के चक्कर में ऐसी बात कर रहे होते हैं, मुंह से हमारे ऐसे अल्फाज निकल रहे होते हैं कि वो बच्चे के लिए टॉन्ट का कि टॉन्ट बन के उसके दिमाग जाके लगते हैं, और हमें ये लग रहा होता है कि हम अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा वे ऑफ टॉकिंग या तो उस तरह का होता है, या हमारी टोन ऐसी होती है, हार्शनेस उसके अंदर से झलक रही होती है, या रूडनेस आ रही होती है, बच्चे को रूडनेस की वाइब्स आ रही होती हैं। इसके लिए हमें एक इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए होमवर्क करना होता है, बैठकर नोट डाउन करना होता है अपनी वीकनेसेस को, और सोचना होता है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिस भी सिचुएशन के अंदर मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को मेरी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। हालांकि इवन दो मैं कोशिश ये कर रही होती हूँ कि मैं अपने बच्चे को मोटिवेट करूं, बट मेरा लहजा ऐसा है, मेरी टोन ऐसी है कि मैं बात जब करती हूँ तो मेरे बच्चे को लगता है कि मैं उसको टॉन्ट कर रही हूँ, या मैं उसको मोटिवेशन नहीं बल्कि डिस्करेज कर रही हूँ मोटिवेशन देने के बजाय। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जज करें, किसी और को नहीं, अपने बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। हम अपने आप को भी जज नहीं कर सकते। अगर हम जज करना शुरू करते हैं ना जब अपने आप को, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, अच्छा मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती, ये हमारी सेल्फ टॉक होती है। ये जो सेल्फ टॉक नाम की एक चीज होती है ना हमारे दिमागों के अंदर, ये हमारा बेड़ा गर्क कर देती है और हमें अच्छा सोचने से हटा देती है, अच्छी सोच को अपने दिमाग में लाने से हटा देती है। बल्कि हम ये सेल्फ टॉक जो है ये करते रहते हैं। ये एक, अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे इसको करना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करके इसको ओवरकम नहीं करने की कोशिश करते, तो ये बढ़कर एक सिकनेस बन जाती है, और उसके बाद जो है वो हम डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, या हम हमारे दिमागों में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, या हम एंशियस हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि छोटी छोटी बातों पे पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। ये सब चीज़ें हमारा बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको अडॉप्ट कर रहा होता है और रेप्लिकेट कर रहा होता है। हम कहते हैं हमारे बच्चे के अंदर एंगर डेवलप हो रहा है, आई डोंट नो मेरा बच्चा इतनी नेगेटिव बातें क्यों करने लगा है। ये क्वेश्चन हमारे दिमागों में अक्सर उठ रहे होते हैं। अपने आप से पूछना, हमें अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। अगर मेरा बच्चा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है, अगर मेरा बच्चा ये कह रहा है कि मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ, मैं तो हूं ही ऐसा, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ गलती हो रही है, थिंक अबाउट इट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जानने की कोशिश करें कि आपके बच्चे की साथ आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि नहीं है।
और अगर नहीं है उसका रीज़न क्या है, उसको जानने की कोशिश करें, उसको नोट डाउन करें, उसके कॉज एंड इफेक्ट देखें और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। उसके बाद रोल मॉडल पे आ जाते हैं। आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था। रोल मॉडल क्या चीज होती है, यानी बच्चा एक ऐसे बंदे को आइडियलाइज करना शुरू हो जाता है जो उसका फेवरेट होता है। वो उसकी मदर भी हो सकती हैं, उसके फादर भी हो सकते हैं, उसका टेडी बियर भी हो सकता है, और उसके बहन भाइयों में से भी कोई हो सकता है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है जो उसको स्कूल में मिला हो, उसकी क्लास में मिला हो, उसका कोई क्लासमेट, उसको कोई पार्क में बच्चा मिला हो, कोई भी फ्रेंड हो सकता है उस बच्चे का, कोई भी आइडियल फेवरेट पर्सन हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट पर्सन होता है, हर बच्चे का एक रोल मॉडल होता है। और उस रोल मॉडल को बनाने में हम पेरेंट्स, स्पेशली हम मदर्स, उस बच्चे को हेल्प आउट करती हैं। अगर मैं अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग में नहीं हूँ, अगर मेरा अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड वीक है, तो मैं अपने बच्चे की आइडियल कभी भी नहीं बन सकती। अगर उस बच्चे के फादर उसको टाइम नहीं देते, उनका बिजनेस है या उनकी जॉब है, दैट इज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, और उनके पास क्वालिटी टाइम के नाम की कोई चीज़ नहीं है अपने बच्चों के लिए, बट उनका क्लेम ये है कि वो अपने बच्चे को दुनिया की हर चीज़ दे रहे हैं लाकर, तो ये उनका एहसान है अपने बच्चे पे, या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे हैं, तो ही इज वो दुनिया के एक नाकाम फादर हैं। क्योंकि आपके बच्चे को आपका पैसा नहीं चाहिए, आपकी फैसिलिटीज नहीं चाहिए, आपके बच्चे को वो टॉयज भी नहीं चाहिए जो वो आप लाकर उसको दे रहे हैं, उसकी आदतें खराब कर रहे हैं। आपके बच्चे को आप चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपसे बात करना चाहता है, वो अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता है, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है, तो वो टेडी बियर से दोस्ती कर लेता है, वो अपने दिल की बातें उससे शेयर करना शुरू हो जाता है, या वो उसको पार्क में कोई बच्चा मिलता है, वो उससे अपनी फ्रेंडशिप कर लेता है। इस तरह बहुत से लोग ऐसे बच्चों को मिसलीड भी करते हैं, मिसगाइड भी करते हैं और मिसयूज भी करते हैं। ऐसे बहुत से नेग्लेक्टेड बच्चे होते हैं जो गलत चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, गॉड फॉरबिड। तो हमें हमारे हाथ में अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ भी है, उसकी बेसिक जो नीड को पूरा करने का उसका तकाजा है वो नेचुरल है, उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, अपने बच्चे की डिमांड को पूरा करना बीइंग अ मदर मेरी जिम्मेदारी है, और उसके फादर की जिम्मेदारी है, किसी तीसरे शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आपका बच्चा आपको रोल मॉडल नहीं बना रहा, अपने फादर को रोल मॉडल नहीं बना रहा, तो इसमें आपकी गलती है कि ऐसा क्यों है। और अगर अभी आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे कि ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन दैट। अगर आपको लग रहा है आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग वीक है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अपने बिहेवियर को रीथिंक करें, अपनी इमोशंस को रीथिंक करें, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस टूवर्ड्स योर चाइल्ड, हाउ द वे यू टॉक टू हिम, हाउ द वे, आपकी टोन क्या होती है जब आप उससे बात करते हैं, आपके अल्फाज क्या होते हैं, आपके अल्फाज बहुत मैटर करते हैं। वर्ड्स आर मैजिकल। लफ्ज ऐसी चीज हैं जो आपके बच्चे को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें, अगर मेरी टोन में हार्शनेस है और मेरे अल्फाज में तंज है, लेकिन मेरी इंटेंशन नेक है, मेरी नीयत साफ है, मैं अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहती हूँ, बट मैं अपने टोन के ऊपर काम नहीं कर रही, मैं अपने अल्फाज सोच नहीं रही कि मेरे अल्फाज जो है मेरे बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो इट मीन्स कि मैं नाकाम मदर हूँ। मेरा बच्चा मेरे कहे हुए अल्फाज को सुन रहा है, मेरी टोन को ऑब्जर्व कर रहा है, मेरी नीयत को नहीं जानता वो, कि मैं नेक नियति के साथ उसको अच्छा रेस करना चाह रही हूँ। सिर्फ हमने ये इमेजिन करना है बैठ के कि अगर मेरे बच्चे की जगह मैं हूं और मेरी जगह मेरा बच्चा हो जस्ट लाइक माई मदर,
और वो इसी तरीके से मुझसे बात कर रहा हो. Just imagine the way you talk to your kid in that way, in the same way, if somebody else, or if like your mother will talk to you in that way, आपको कैसा लगेगा? Just feel about it. तो आप जान जाएंगी कि आपका बच्चा आपसे दूर क्यों हो रहा है, कहाँ वीकनेस है. कभी कभी हम सोचते नहीं है बैठकर, हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. इतनी नफसा नफसी हो चुकी है जिंदगी, इतनी तेज है, इतनी फास्ट हो चुकी है कि मेरे पास आधा घंटा भी नहीं होता कि मैं बैठकर सिर्फ ये सोच लूं कि पूरे दिन में आज मैंने जब अपने बच्चे से बात की तो मेरा टोन क्या था, मेरे अल्फाज क्या थे. एक लफ्ज, एक चीज, एक जुमला मैं इस तरह भी कह सकती हूँ कि यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू मोर देन यू, यू कैन डू इट, आई एम श्योर, आप ये कर लोगे, यू कैन अचीव दिस टास्क, आप इतनी मेहनत करते हो, यू आर पुटिंग सो मच एनर्जी, सो मच एफर्ट, अल्लाह ताला विल हेल्प यू. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आई एम सेइंग तुम कर तो लोगे ना, या नहीं करोगे? तुम कर सकते हो, आर यू श्योर? जस्ट compare these two sentences. These two sentences are same. The intention behind these two sentences are same. बट इसका इम्पैक्ट सोचें कि पहला जुमला अगर आपको कहा जाए तो आपको कैसा फील होगा, और सेकंड जो मैंने जुमला कहा है वो अगर आप से कोई कह रहा है तो आपको कैसा फील होगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. आप खुद ही जान जाएंगी कि सोल्यूशन कैसे निकालना है. उसके बाद रोल मॉडल के ऊपर से हम आगे बढ़ते हैं. रोल मॉडल के अंदर मैं एक चीज और मेंशन करूंगी कि जो रिस्पेक्ट मुझे चाहिए बीइंग अ मदर फ्रॉम माय चाइल्ड, फ्रॉम एनीवन एल्स, वही सेम रिस्पेक्ट उस बच्चे को भी चाहिए. अगर उस बच्चे को कहीं फील होगा कि वो ह्यूमिलिएट हो रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है उसको, और वो किसी किसी के भी टोन से उसको फील आ सकती है, फीलिंग हो सकता है, आ सकती है उसको, उसके माइंड में कि ये तो मुझे जता रही हैं, मम्मा तो मुझे जता रही हैं, मम्मा तो मुझे टॉन्ट कर रही हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता. शी इज आस्किंग मी शी इज आस्किंग मी कि मैं अश्योरिटी दूं कि क्या मैं कर सकता हूँ ये. तो ये बात जहन में रखनी है कि अगर मैंने अपने बच्चे से रिस्पेक्ट मुझे चाहिए तो वही रिस्पेक्ट मुझे अपने बच्चे को देनी होगी. जो काइंडनेस मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अपने हम पर रहम करे, हमारे साथ तमीज से बात करे, हमारे साथ सॉफ्टली पोलाइटली बिहेव करे, हार्श ना हो, एंगर शो ना करे, स्टबर्ननेस शो ना करे, एरोगेंट ना हो, तो मैंने भी उसी तरीके से उसके सामने काइंड रहना है. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सेंसिबल रहे, हर जिम्मेदारी जो उसके जिम्मे मैं लगा रही हूँ, या जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो उसी तरह उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी उसी तरह करनी पड़ेगी. जो चीजें मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ ये सोच कर के मैं थक गई हूँ या मैं नहीं कर पा रही, तो मेरा बच्चा कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा. ये मेरी गलत फहमी है या मिसकंसेप्शन है जो मैं उससे ये एक्सपेक्टेशन लेकर बैठी हुई हूँ. उसके बाद आ जाता है encourage independence. Allow your children to make choices. हमने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि वो अपनी जिंदगी में एक ही ऑप्शन पे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती. How he can be decisive independently. अपनी जिंदगी में वो चॉइस कैसे कर सकता है, चीजों के लिए डिसीजन कैसे ले सकता है इंडिपेंडेंटली. ये मेरा काम है अपने बच्चे के अंदर ये इंडिपेंडेंसी पैदा करना. हम अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों को डिपेंडेंट बना देते हैं और बच्चे जो हैं वो फिर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते अपनी जिंदगी में विदाउट हैविंग द डिसीजंस फ्रॉम अस. तो अपने बच्चे को हमने सिखाना है, हमने एजुकेट करना है
उसको ये बताना है अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, उसको जिम्मेदारियां देकर उस पर छोड़ देना है कि हाउ टेक्टिकली ही विल tackle with those things, how decisively he take the decisions and opinions in his life, वो कैसे अपनी जिंदगी को खुद अपने ओन पर इंडिपेंडेंसी के साथ चीजों को टैकल करने की कोशिश करता है। कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, let him decide how to do it, let him find out, let him figure out the solution by himself, unless के वो आपसे आकर बात ना करे कि मम्मा ये काम मुझसे नहीं हो रहा, फिर उससे बात करें। हम क्या करते हैं, उसको अगर वो हमने उसको कोई जिम्मेदारी दी है, फॉर इंस्टेंस छोटा सा बच्चा है 3 साल का, और अगर मैं उससे कहती हूँ कि बेटा ये ग्लास टेक द ग्लास एंड कीप इट देयर, कांच का ग्लास है, पानी है उसके अंदर, छलक जाएगा, लेकिन मैंने उसको दे दिया है कि ये जाकर टेबल पे रख कर आ जाओ या किचन में रख दो, और उससे वो ग्लास टूट जाता है, पानी भी गिर जाता है आपका, यानी उसने ही क्रिएटेड द मेस। अब आपका काम बढ़ गया, आपने वो सफाई करनी है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को जिम्मेदारी देने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम बढ़ जाएगा और मैस हो जाएगा, और फिर हम वो काम खुद कर लेते हैं। तो हम डर के मारे कहते हैं नहीं नहीं मुझे दे दो, लाओ मैं रख देती हूँ, कोई मसला नहीं। तो बच्चा जो है वो जब शुरू में विलिंग होता है काम करने के लिए, हम उससे काम नहीं करवाते, और जब हम चाहते हैं कि वो काम करे तो वो टाइम गुजर चुका होता है उसके चाहने वाले टाइम का, तो वो क्या करता है, फिर उसका दिल नहीं करता, ही वुड नॉट बी विलिंग टू डू एनी वर्क, क्योंकि उसको आदत नहीं होती। अगर आपका बच्चा ग्लास तोड़ रहा है, आपका बच्चा पानी गिरा रहा है, लेट हिम डू इट। आपके ग्लास का नुकसान होगा मगर आपके बच्चे का नुकसान नहीं होगा। उसने गिरा दिया, आपने उसको डील करना है, इट्स ओके, दैट्स फाइन, चलो मिलके सफाई कर लेते हैं, गिरने की चीज थी, टूट गया। नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा उसने जैसे पकड़, देखें ऑब्जर्व करेगा वो कि मैंने ग्लास को इस तरह से पकड़ा हुआ था, अब मैंने इसको टाइटली होल्ड करना है और उसको आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर उसमें पानी है वो छलक ना जाए, उसको मैंने जाके स्लैब पे रखना है या मैंने टेबल पे रखना है। आपका बच्चा सीखेगा कैसे, जब आप उसको उंगली पकड़ के ही चलाते रहेंगे। आप हम सब ने अपने बच्चे पाले हैं और पाल रहे हैं। जब बच्चा चलना सीखता है पाँव पाँव, हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हमारा बच्चा जो है वो खड़ा होना सीख गया है। जब हमारा बच्चा एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो गिरता है। कभी कभी बच्चे जो है ना बहुत बुरी तरह भी गिर जाते हैं, उनका दांत अगर निकल रहा हो, दांत टूट भी जाता है या खून भी निकल आता है। आपको तकलीफ हो रही है कि आपके बच्चे का खून निकल गया या उसको चोट लग गई है, मगर आपने पैनिक नहीं करना। आपका बच्चा आपसे सीख रहा है कि किस सिचुएशन में उसको कैसे रिएक्ट करना है। ये आपका रिएक्शन है सिचुएशनल, जो आपका बच्चा सीख रहा है आपसे। आपने उसको चलने देना है, वो गिरेगा फिर उठेगा और वो सीखेगा कि मैंने पहला कदम इस तरह उठाया था, अब मैं दूसरा। देखें, आपको तो सबको, हम सबको पता है कि बच्चे का चलने का प्रोसेस क्या होता है। बच्चा चलना सीखता ही गिर गिर कर। इसी तरह अगर बच्चे को मैंने कोई जिम्मेदारी दी है और वो उस जिम्मेदारी में फेल हो गया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी फेल हो गया, थर्ड टाइम वो फेल नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने उसको इंडिपेंडेंटली वो काम करने देना है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आपका कोई नुकसान हो रहा है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हजारों का नुकसान हो जाएगा, हजारों की कोई चीज तोड़ देगा, कहीं कई 100 की कोई चीज तोड़ देगा, क्या नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा। हमारे बच्चे से ज्यादा तो कोई चीज कीमती नहीं है। तो इंडिपेंडेंसी देना बहुत ज़रूरी है, उसकी अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू करें। उससे क्या होगा, आपका बच्चा कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर, कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ों को सीखेगा और इंडिपेंडेंटली वो काम करेगा, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फेयर कि मुझे डांट पड़ जाएगी, नहीं मार पड़ जाएगी, भाई मैं काम नहीं कर रहा। और उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होंगे कि मैंने ग्लास को इस तरह से रखना है। अब मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चे को
कहते हैं कि रात को सोने से पहले आपने अपना बेड झाड़ कर लेटना है और सुबह में उठकर आपने रैप अप करना है, अपने बेड को ठीक करना है, चादर ठीक करनी है, बेडशीट। उठकर जब आप उठेंगे तो आपका बेड ठीक होना चाहिए। बात खत्म। अब आपने अपने बच्चे को जिम्मेदारी दे दी, अब आप छोड़ दें उसको। वो पहले दिन ठीक करने की कोशिश करेगा, उससे नहीं होगा। वो आपके पास आएगा, you can go and help him out. If he will not come to you, leave him as it is. Next day, लेकिन आपने आकर उसको बकअप करना है, उसको बताना है कि वाओ, इट वॉज योर फर्स्ट डे टू गिव टू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने बेड शीट ठीक की है। आपने तो बहुत अच्छी बेड शीट ठीक की है, दैट्स ग्रेट। आप बहुत मेहनती बच्चे हो, आप बहुत मेहनत करते हो। नेक्स्ट डे आप देखेंगी कि थोड़ा उसका काम इम्प्रूव होगा और एक दिन, तीसरे चौथे दिन आप देखेंगी कि बिल्कुल कोई भी शिकने नहीं होंगी और वो पूरी बेडशीट उसने ठीक की हुई होगी, वो किसी भी तरह ठीक करे। आपने उसकी हेल्प नहीं करनी कि चलो मैं कर देती हूँ। इंडिपेंडेंटली लेट हिम डू इट, लेट हिम डिसाइड व्हाट टू डू। दिस इज द encouraging independent behavior. एजुकेशन और लर्निंग क्या होती है कि हम अपने बच्चे को के अंदर वो लर्निंग फॉस्टर कर रहे होते हैं जो हमारे बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप करती है। एजुकेशन और लर्निंग सिर्फ ये नहीं होती कि मैंने अपने बच्चे को फोनिक्स सिखा दी, एबाकाडा सिखा दिया, या मेरे बच्चे को तो लिखना बहुत जल्दी आ गया है, उसको मैथ्स की ट्रिक्स बहुत जल्दी आती हैं, उसको मैंने मेंटल मैथ सिखा दिया। दिस इज नॉट द एजुकेशन एंड लर्निंग। आपके बच्चे की बेसिक एजुकेशन और लर्निंग, आपके बच्चे के अंदर लव क्रिएट होना, आपके बच्चे के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज और क्यूरियोसिटी इंप्रूव होना जो आपके बच्चे को एक क्रिटिकल थिंकर बनाएगी, उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को इन्हांस करेगी, एक्सप्लोरेशन की तरफ लेकर जाएगी। वो एक एवरेज इंसान बनकर नहीं सोचेगा, चीजों को शैलो होकर नहीं सोचेगा, उसके अंदर सपोर्ट करने का स्किल डेवलप होगा कि मैंने जो है वो अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज को, स्कूल जाता हूँ या होमवर्क करता हूँ तो मैंने लोगों के साथ कैसे डील करना है, सपोर्ट और कोऑपरेशन क्या होती है, एक्टिविटीज को मिलकर कैसे करना होता है। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। मैंने अपने बच्चे को अगर ये एजुकेशन इस तरह एजुकेट किया है, क्योंकि मैंने बहुत सी मदर्स के मुंह से ये सुना है कि अभी तो वो बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर मैं ये वाला काम करूंगी, अभी तो वो बहुत छोटा है, अर्ली मॉर्निंग्स उठने के लिए उसकी उम्र जो है वो अभी इनअप्रोप्रिएट है। जब अप्रोप्रिएट एज आएगी तो वो उसको अर्ली मॉर्निंग उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको आदत ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये देखना है। हाँ, आपने अपने बच्चे की एज के हिसाब से उसकी स्लीपिंग नीड्स को पूरा करना है, क्योंकि हर उम्र के बच्चे की जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उसको हम कॉम्पनसेट करते हैं कि छोटे बच्चों को हम जल्दी रात में सुलाते हैं तो वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग। फिर हम बच्चों की मेडिटेशन या एक्सरसाइज हैबिट बनाते हैं, बच्चे का योगा जो है वो मॉर्निंग की उसकी एक हेल्दी एक्टिविटी रखते हैं शुरू से। तो आपके बच्चे ने क्या एजुकेशन और लर्निंग ली है आपसे कि अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। अभी मैं इसमें बीच में दीन को नहीं ला रही, मैं सिर्फ एक अ पार्ट ऑफ दीन में हट कर ये चीजें आपको बता रही हूँ कि एक हेल्दी बच्चे को हेल्दी लाइफ स्किल्स कैसे सिखाए जाते हैं। मॉर्निंग टाइम में आपने अगर बच्चे की ये हैबिट डेवलप कर दी है और नाइट टाइम में बच्चे की हैबिट डेवलप हो गई है कि मैंने रात को सोना है अर्ली, 8, 9, 10, नॉट मोर देन दैट, टाइम को इससे आगे नहीं जाना चाहिए। दीन की बात करें तो दीन के हिसाब से आप इशा के फौरन बाद सो जाएं, और अगर साइंस के हिसाब से देखें या हेल्थ के हिसाब से देखें तो जो इशा के बाद के 2 घंटे या 3 घंटे की नींद होती है, आप दिन में 6 घंटे भी सो जाएंगे, आपकी वो 3 घंटे की 2 घंटे की नींद का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो जो 2-3 घंटे की नींद होती है आप खुद फील करेंगे कि उस नींद के अंदर जितनी एनर्जी आपके बॉडी को मिलती है और
एक अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम बनाया है कि इशा के बाद आपने सोना है। अगर मेरा बच्चा मुझे देख रहा है कि मैं रात को लेट नाइट तक जागती हूँ, तो वो कभी भी नहीं अर्ली सोएगा। यस, आफ्टर लाइक ऑब्वियसली अगर हम दीन के लिए काम कर रहे हैं या हम कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में काम कर रहे हैं, तो हमें रात को भी जागना होता है। एट टाइम्स हम करते हैं, मगर उसके लिए हम ये प्रोसेस बना सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि इशा के फ़ौरन बाद वो सो जाते थे, और वो एक तहज्जुद से पहले का जो टाइम होता है, 1:30 से 2 बजे का टाइम, वो उस वक़्त जाग कर फिर वो इबादत करते थे और तहज्जुद पढ़ते थे। तो ये जो मुझे लगता है ये जो 10 से 12 का टाइम होता है ना, 9 से 12 या 10 से 12 का, ये नींद अगर हम ले लेते हैं ना, तो हम आराम से पूरी रात भी जाग सकते हैं। इतना फ्रेश फ़ील करते हैं इस नींद के बाद हम। तो वो मदर जो जिनको होता है कि जिनके छोटे बच्चे हैं और जो नहीं सो पाती हैं, जिनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है, और उनको लेट नाइट तक जागना होता है या व्हाटएवर उनके काम होते हैं, तो वो आप अपने बच्चों का एक हेल्दी रूटीन बनाएं, और उनको ये रियलाइजेशन भी दें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे समझ भी जाते हैं, लेकिन शुरू में बच्चे को आपने सिर्फ दिखाना है कि हमने जल्दी सोना है। जब हम अपने बच्चे के साथ सो जाते हैं, आधे घंटे बाद अगर आपको नहीं सोना, आप ये कर सकते हैं कि आप आधे घंटे का अलार्म लगा लें और अपने बच्चे के साथ लेट जाएं, क्योंकि बच्चे सोते ही नहीं अम्माओं के बगैर। और अगर आपकी आंख लग भी जाती है, तो आप आधे पौने घंटे का जो भी अलार्म लगाकर आप सोई हैं, तो आप सोकर जब उठेंगे आपका बच्चा गहरी नींद सो चुका होगा, और आपको उस नैप से इतना फायदा होगा कि आप 2 घंटे मजीद जाकर अपना काम भी कर लेंगी। रात को अगर आप लेट नाइट भी सोएंगी, तो सुबह में आप फ्रेश फील करेंगी। वो नैप इतनी जादू का काम करती है, वो मैजिकल नैप होती है वो। तो इशा के बाद के टाइम को यूटिलाइज करें नींद के लिए। और अगर मेरे बच्चे ने ये हैबिट उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तो आप देख लें कि आपने अपने बच्चे को क्या एजुकेट किया है, उसने क्या लर्न किया आपसे। उसको अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है, दिस इज वेरी हेल्दी एक्टिविटी, वेरी हेल्दी हैबिट। वो एक्सरसाइज करता है, दिस इज वेरी हेल्दी हैबिट। तो ये इन दिस वे हम अपने बच्चे को बताते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। इसी तरह मेरा बच्चा मेरी ईटिंग हैबिट, मेरी क्या, अपने पूरे एनवायरनमेंट से वो ईटिंग हैबिट सीख रहा है। उससे उसको क्या एजुकेशन मिल रही है, क्या वो लर्न कर रहा है। अगर मेरे घर में जंक फूड खाया जाता है और मैं अपने बच्चे को कह रही नहीं तुम नूडल्स नहीं खाओगे, तुमने जो है ना ये घर का खाना खाना है, इट वुड बी हेल्दी फॉर यू, लेकिन उसके फादर या उसके घर में और बाकी के लोग या आप बाहर से बिरयानी मंगवा के खा रही हैं या बर्गर खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तुम छोटे हो, तुम्हें हेल्दी डाइट चाहिए, तुम बीमार हो जाते हो, तुमने ये खाना है, तो आपका बच्चा तो कहेगा कि खुद तो अयाशी कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। तो आपके बच्चे के अंदर उल्टा नेगेटिविटी आ जाएगी। आपने सोचना है कि आपने अपने घर की आदत क्या बनानी है, और फिर आपका बच्चा दूसरी तरफ ये भी सीख रहा है कि पैसे को जाया कैसे करते हैं, पैसे की क्या कदर है, और पैसे को जाया किया जा रहा है किस चीज में जाया किया जा रहा है, जंक फूड में। जंक फूड जो है वो इतना मजे का होता है कि सब खा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दे रहे। तो ये सब चीजें बच्चे की एजुकेशन है। बच्चा ये सब चीजें सीख रहा है अपने माहौल से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रहता है। तो ये आपने बताना है। इवन के अगर ज्वाइंट फैमिली के अंदर बच्चा बहुत से लोगों को बहुत कुछ करते हुए देख रहा है, मगर वो सीखे, वो अगर आप नहीं कर रही वो काम, आप अपने बच्चे को बता रही हैं कि बेटा ये अनहेल्दी है, लेकिन वी डोंट हैव द राइट टू से अ सिंगल वर्ड टू एनीवन। हर एक की अपनी जिंदगी है, हर बंदा अपनी जिंदगी और अपनी आदत के हिसाब से चलता है। हमने अल्लाह ताला के अहकाम को फॉलो करना है, और हमने हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा और उसी चीज के हिसाब से चलेगा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपने अपने बच्चे को उसी तरह से लेकर चलना है। वो आपसे सीखेगा, सबसे पहले वो आपको देखेगा, उसके बाद अपने फादर को देखेगा, उसके बाद किसी तीसरे शख्स को देखेगा। आई नो इट इज डिफिकल्ट, मगर अगर हम विजडम के साथ चलें,
तरीके के साथ होमवर्क करके चलें, अपने एक्शंस और अपने बिहेवियर्स का जायजा लेते रहें और अपने रूल्स को ना तोड़ें। जो अपने बच्चों के लिए हमने रूल्स बनाए, हम खुद भी उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो आप यकीन जाने आपका बच्चा आपके कहे बगैर उस एनवायरनमेंट से हटकर सोचेगा जैसा आप सोचते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं बच्चे के लाइफ स्किल्स सीखने के, बच्चे के अंदर एट्रीब्यूट्स डेवलप करने के लिए, और इन सब चीजों से बच्चा बहुत सी चीजों को सीखता भी है और क्विट भी करता है। बच्चे की का जो पूरा प्रोसेस है वो चलता रहता है ग्रेजुअली। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा जो है वो 8 साल की उम्र तक, पहली गोद माँ होती है ना बच्चे की, माँ की गोद होती है बच्चे के लिए, तो वो माँ की गोद से सीख कर निकलता है। अगर माँ उसका आइडियल है तो वो किसी तीसरे शख्स को देखेगा भी नहीं, वो अपनी माँ को देखेगा, उसी को ऑब्जर्व करेगा, इवन दो कि उसे बहुत सी चीजें अट्रैक्ट भी कर रही होंगी, लेकिन एट द एंड वो यही सोचेगा कि मेरी माँ तो ये करती है, उसने तो मुझे ये सिखाया है, उसका बिहेवियर ये है। क्योंकि बच्चा जेन्युइनली, बच्चे के अंदर कोई करप्शन नहीं होती। बच्चा जो है वो झूठ बोलना पैदाइशी नहीं सीख कर आता, बल्कि बच्चे के अंदर करप्शन हमारे अंदर से निकल कर आती है। बच्चा जेन्युइनली सोच रहा होता है, जेन्युइनली ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जब करप्शन उसके एनवायरनमेंट से उसके अंदर जा रही होती है तो फिर वो भी उसी तरह का बनना चाहता है, क्योंकि उसके सामने दुनिया यही होती है, उसकी अजम्पशन यही होती है कि अच्छा, द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दैट, ऐसा ही होता होगा, जिंदगी इसी तरह गुजारते होंगे जैसे मेरे पेरेंट्स गुजार रहे हैं, लोगों के साथ इसी तरह डील किया जाता होगा जैसे मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है हेल्थ और वेल बींग। उसके अंदर क्या होता है कि हमने, जैसे अभी मैंने बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस किया था कि बच्चे की रेगुलर एक्सरसाइज हो, बैलेंस डाइट हो, उसकी सफिशिएंट स्लीप हो। हमें पता होना चाहिए कि किस एज में बच्चे को कितने घंटे की नींद रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से हम अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। तो आप देखें कि जैसे खाना पकाते हुए, मैं खाना बना रही होती हूँ या मैं कोई भी नई रेसिपी ट्राई करती हूँ तो मुझे तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। मुझे रेड चिली भी चाहिए होती है, मुझे अगर मैं कोई चाइनीज रेसिपी बना रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। उसमें सॉसेज होती हैं डिफरेंट, उसमें डिफरेंट स्पाइसेस होते हैं, उसमें डिफरेंट हर्ब्स होते हैं, और बहुत सी चीजें होती हैं, चिकन होती है और पता नहीं क्या राइस होते हैं और बहुत सारी चीजें। तो उस क्योंकि कोई भी एक चीज कम रह जाए तो खाना अच्छा नहीं बनता। इसी तरह पेरेंटिंग की रेसिपी ये है कि आपके बच्चे ने आपसे जिंदगी गुजारने का एक एक तरीका, एक एक चीज सीखनी है। कोई सिंगल चीज भी आपके बच्चे की नजरों से छुप कर नहीं निकल सकती, क्योंकि आपका बच्चा इतनी बारीक बीनी से आपकी चीजों का जायजा लेता है, आपके बिहेवियर्स का जायजा लेता है, आपके एक्शंस का, आपके वर्ड्स का, आपकी इमेजिनेशंस का, इवन कि हम क्या सोच रहे होते हैं हमारे बच्चों को अंदाजा हो जाता है हमारे चेहरों से। अगर मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हूँ, हाय अब क्या होगा, अरे ये हो गया तो अब क्या होगा, क्योंकि मेरा ट्रस्ट, मेरा फेथ अल्लाह के ऊपर कम है, इसलिए मैं जिंदगी के छोटे से छोटे मामले पे भी परेशान हो जाती हूँ, हौला जाती हूँ, पैनिक हो जाती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ उफ मेरे अल्लाह क्या होगा अब, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो मेरे बच्चे के अंदर भी यही थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है डेवलप होना। डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि आपका बच्चा पॉजिटिव सोचेगा, डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि आपका बच्चा काम रहेगा अगर उसकी जिंदगी में कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि आपका बच्चा ग्रैटिट्यूड शो करेगा, अल्लाह का एक ग्रेटफुल बंदा बनेगा, क्योंकि आप नहीं है, क्योंकि हम नहीं है। अगर मैं छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, मेरा बच्चा देख रहा है
कि मुश्किल आई हुई है लेकिन मम्मा बिल्कुल काम बैठी हुई है, बाबा बिल्कुल काम बैठे हुए हैं। दे डोंट केयर कि ठीक है छोटी सी परेशानी, अल्लाह ताला ने एक आजमाइश दी है बेटा, हम आपस में बात कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बात कर रहे हैं, या बच्चे के साथ आप बात कर रहे हैं, एक छोटी सी तो आजमाइश है बेटा। अल्लाह ताला ने दुनिया में इतने लोगों को इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें दी हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने हमें कितनी ब्लेसिंग से नवाजा हुआ, अगर छोटी सी आजमाइश दे दी तो क्या हुआ, वो दे सकता है, वो मालिक है, उसके हाथ में है सब कुछ। मगर वो आजमाइश उसको देता है जिसके ऊपर उसकी नजर होती है। तो ये मेरा काम है कि मैं अपनी अल्फाज से अपने बच्चे को क्या इम्पैक्ट दे रही हूँ। मेरे अल्फाज, मेरे एक्सप्रेशंस, मेरा बिहेवियर, मेरे एक्शंस मेरे बच्चे को नेगेटिव भी बना सकते हैं और पॉजिटिव भी बना सकते हैं। दिस इज ऑल ऑन मी, दिस इज ऑल ऑन माई एक्शंस। तो आपकी सोच है कि आप जिंदगी के डिफरेंट मैटर्स में क्या रिएक्ट करती हैं, आपके क्या डिसीजंस होते हैं, आप किस तरह से अल्लाह की चलते फिरते अल्लाह की इंपॉर्टेंस अपने बच्चे के सामने जाहिर करती हैं। इन अनइंटेंशनली आपके मुंह से अल्लाह के लिए दिन में कितनी बार शुक्रगुजारी निकलती है, ये आपका बच्चा देख रहा है, ये आपके बच्चे को नजर आ रहा है। आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं कि बेटा देखो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है। आपका बच्चा कहेगा क्यों मोहब्बत करना है, मुझे तो अल्लाह ताला नजर ही नहीं आते। लेकिन अगर आप मुश्किल हालात में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होंगी, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए रो रही होंगी, हर छोटी बात पे अल्लाह का नाम ले रही होंगी, हर बड़ी बात पे अल्लाह अल्लाह से माफी मांग रही होंगी, कोई गलती हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, कुछ भी हो जाए, छोटी सी मेहरबानी पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होंगी, आपका बच्चा देख रहा है, आपका बच्चा सोच रहा है, आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। इसकी आपके बच्चे की हेल्थ और वेल बीइंग के अंदर ये सबसे क्रूशल पार्ट है, सबसे क्रूशल पार्ट, कि अगर आपके बच्चे ने ग्रैटिट्यूड सीख लिया तो आपको अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर सेपरेटली काम करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। आप अपने बच्चे के अंदर ये रेजिलियंस पैदा कर रहे हैं अपने इस बिहेवियर से कि अल्लाह है, अगर मैं नाकाम हूं अपनी जिंदगी में तो वो अल्लाह की आजमाइश है, क्योंकि उसने जो सोचना है, उसका जो प्लान है वो हमें नहीं पता, वो हमें आगे जाके पता चलता है कि उसने कितना बेहतरीन सोचा हुआ होता है हमारे लिए। हमारे रवैये हमारे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली रेजिलियंस से दूर ले जाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे नाकामियों से घबराना शुरू हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो डिनाइल में चले जाते हैं। उनको एक्सेप्ट करना सिखाएं, कोई बात नहीं बेटा, आपको गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके, दैट्स अ नॉर्मल फिनोमेना, सबको गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है तो इमोशंस भी हैं उसकी, दैट्स फाइन, यू जस्ट सिट विद मी और एक्सप्रेस करो अपनी इमोशंस को। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या रीजन है, सोल्यूशन निकालते हैं इसका बैठ के। हर बात का सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। हमने अपने बच्चे को शो दिखाना है कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखना है, इमोशंस को एक्सेप्ट करें, उसको एक्नॉलेज करें और फिर उसके ऊपर काम करें। बच्चे के सोशल स्किल्स और एम्पैथी भी इसी तरह डेवलप होती है बच्चे के अंदर। जब बच्चा सोशली लोगों से डील करना शुरू होता है तो वो सोचता है सबसे पहले कि मेरे बाबा अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे मिलते हैं, फोन पे कैसे बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से या किसी भी स्ट्रेंजर से मिल रहे होते हैं बाहर पार्क में, या ऑफिस का कोई आ जाता है उनका कोलीग या गेस्ट आ जाते हैं तो उनका क्या बिहेवियर होता है, वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मेरी मम्मा कैसे बिहेव करती हैं,
स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करती हैं, घर के बाकी अफराद के साथ उनका क्या बिहेवियर है, वो जेन्युइनली जैसी दूसरों के सामने वैसी ही अपने घर के अफराद के साथ भी हैं, या उनके दो चेहरे हैं, घर में वो बहुत ही हार्श हैं और बाहर वालों के साथ वो बहुत ही पोलाइट हैं, बाहर वाले उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि शी इज अ वेरी नाइस वुमन, शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली। तो मेरी मम्मा के दो चेहरे हैं तो फिर मेरे क्यों नहीं हो सकते? व्हाई नॉट मी? मैं अपना एरोगेंस क्यों शो करूं दूसरों के सामने? मैं भी पीपल प्लीजर बन जाता हूं। इंस्टेड ऑफ दैट कि वो अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे कि मैं इस पे काम करूं, मुझे गुस्सा दिलाने वाले जो ट्रिगर्स हैं उनके ऊपर मैं काम करूं, वो क्या करता है? वो शॉर्टकट ढूंढ लेता है आपकी तरह, क्योंकि आपने कभी अपने ट्रिगर्स के ऊपर काम नहीं किया होता। आप अपने बच्चे को भी ये नहीं आपने सिखाया होता। ऑब्वियसली बच्चे को गुस्सा आता है, आप डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं या हिट भी कर देते हैं, तो बच्चे ने आपसे यही सीखा है, उसी को वो रेप्लिकेट करके अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर रहा है। दिस इज नॉट द न्यू थिंग फॉर यू एंड फॉर हिम। बचपन से लेके बड़ा होने तक उसने यही चीज जो उसने ऑब्जर्व की, अब वो माशरे में निकलेगा, सोसाइटी में निकलेगा, लोगों के साथ सोशली बिहेव करेगा, तो वो सबसे पहले अपने माइंड की इमेजिनेशंस को माइंड में लेकर आएगा कि अच्छा, बचपन से लेके बड़ा होने तक मेरे बाबा और मम्मा के रवैये, उनके एक्शंस लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कैसे थे। दिस इज द वे आई हैव टू प्ले द रोल। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी। उसके अंदर क्या होता है कि हमने अपने पेरेंटिंग स्टाइल को अडेप्ट करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती जाती हैं। हमें उसी हिसाब से एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनाना होता है कि मेरा बच्चा इस उम्र को आ गया है तो अब उसकी क्या नीड्स हो सकती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, किस तरीके से मैं अपने बच्चे को रेस करने के लिए इस उम्र के उन तकाजों को पूरा करने की कोशिश करूं, अपनी एनर्जीज को, अपनी एफर्ट्स को इनपुट करके उसके ऊपर होमवर्क करूं, अपने आप को एजुकेट करूं, अपने आप को अवेयर करूं कि मुझे कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज, कौन से ऐसे टूल्स को यूटिलाइज करके अपने बच्चे को प्रोडक्टिव वे में रेस करना है। बच्चे की हर उम्र के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन है जो हमें अगर नहीं पता, हम छोटे बच्चे को जिस तरह डील करते हैं हम बड़े को भी वैसे ही डील कर रहे हैं। हम टॉडलर को जैसे डील करते थे, हम जब हमारा बच्चा 8 ऑनवर्ड्स चला जाता है तब भी हम उसको इसी तरह डील कर रहे हैं, यानी उसको स्पून फीडिंग करवा रहे हैं। हालांकि स्पून फीडिंग 2 साल के बच्चे को भी नहीं करनी चाहिए। स्पून फीडिंग का मतलब होता है कि आपने अपने बच्चे को एक जिम्मेदारी दे दी, अब उसको उसके ऊपर छोड़ें, लीव हिम अलोन टू डू दिस बाय हिमसेल्फ। हम नहीं छोड़ते, हम पकड़ के रखते हैं, इसीलिए हमारा बच्चा स्पून फीडिंग का आदी हो जाता है। लाइकवाइज जब बच्चा 12 साल का होता है, उसकी नीड्स अलग होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हम क्या करते हैं, बल्कि बढ़ जाती हैं। हम समझते हैं बड़ा हो गया बच्चा, उसको बैठकर उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, उसको हम बड़ों की तरह डील करना शुरू हो जाते हैं। 13-14 में जाता है तो भाई अब बड़ा हो गया ना बच्चा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्वालिटी टाइम नहीं निकालते, सोचते हैं कि यार ये मतलब, हम फिर उससे बड़ों जैसी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। वाई? अगर हम अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं तो हमारे बच्चे को हमसे कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। वी आर नॉट सपोज टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आवर किड्स अनलेस वी आर नॉट फुलफिलिंग देयर एक्सपेक्टेशंस। किसी ने पूछा स्पून फीडिंग क्या होती है? स्पून फीडिंग ये होती है कि मैंने अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसकी उंगली नहीं छोड़ी, बस पकड़े रही। ये एग्जाम्पल मैं इस तरह दे सकती हूँ आपको कि फॉर इंस्टेंस
मैं अपने बच्चे को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ ना, देते हुए घबराती हूँ कि ये अगर इसने ये काम किया तो काम खराब हो जाएगा, मेस्ड अप हो जाएगा। उसको मैं बता रही हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मेरा बच्चा फॉर इंस्टेंस आपने उसको कोई टॉपिक दिया है कि इस टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है, अब आप उसको छोड़ दें, वो कैसे सोचेगा, लेट हिम डू इट। वो कैसे लिखेगा, लेट हिम डू इट। और वो जब लिख कर लाएगा, 4 लाइनें लिखेगा, 8 लाइनें लिखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी, राइटिंग खराब होगी, दैट्स फाइन। फर्स्ट टाइम बच्चे ने लिखा है, आप कहें वाओ, आपने तो बेटा मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा लिखा है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत टैलेंट दिया है, आप यूटिलाइज भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करेंगे। अब दीज आर द राइट टोन, राइट वर्ड। आपने ओवरवेल्म नहीं होना, ओ वाओ आपने तो बहुत अच्छा किया है, ये वो हम कहते हैं मोटिवेट करने के चक्कर में क्या करते हैं हम बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन दे देते हैं, जिससे बच्चे का डोपामिन हाई हो जाता है और वो कहता है अरे मुझे तो इतनी तारीफ मिल गई, उफ मेरा खून बढ़ गया। बच्चा कहता है मैं और मेहनत करूं ताकि मुझे और तारीफ मिले। आपने बच्चे को डिस्करेज भी नहीं करना और बहुत ज्यादा ओवरवेल्म भी नहीं होना। काम डाउन एंड जस्ट कीप बैलेंस। आपने जब आराम से बच्चे को सिखा दिया, समझा दिया, दिस इज द राइट वे टू इनकरेज हिम। स्पून फीडिंग इज दैट कि मैंने अपने बच्चे को ऐसे लिखने को दिया है, साथ मैं काम भी कर रही हूँ और उसको मैं आवाजें भी लगा रही हूँ, बेटा सही लिखना, बेटा आप स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसा करो, किस बच्चे कौन सी स्टोरी लिख रहे हो? अच्छा ठीक है, आप उस बच्चे का नाम ना अली रख लो। अच्छा ठीक है, यानी मैंने अपने बच्चे का पीछा ही नहीं छोड़ना, उसको मैं बताती रहूंगी, बोलती रहूंगी, और वो बच्चा जो है एक टाइम आएगा उसको हर चीज में आपसे ओपिनियन लेने की आदत हो जाएगी। वो आपके बगैर अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं कर सकेगा। दिस इज कॉल्ड स्पून फीडिंग। अपने बच्चे को डिसाइसिव बनाएं, चाहे वो 7 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है। डिसाइसिव का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहा है, लेकिन अपने 4 साल या 5 साल के बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी भी दें, कभी कभी दें। चलो बेटा आज मुझे बताओ कि आज क्या पकेगा खाने में, आज हम आपकी चॉइस से खाएंगे, आपका क्या दिल चाह रहा है। या आप हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लें कि एक दिन आप बताएंगे कि आपने हमारे घर में क्या पकेगा और हमारे घर की सेटिंग कैसे बदलेगी। आप अपने बच्चे को चॉइसेस दें, ऑफर्स दें, और उसके ऊपर छोड़ दें कि लेट्स डू इट बाय योरसेल्फ, टेक दैट डिसीजन, थिंक अबाउट इट एंड डू इट। दिस काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपका बच्चा शुरू के 3-4 अटेम्प्ट्स में गलतियां करेगा, लेकिन वो सीख भी जाएगा, बिलीव मी, और इंडिपेंडेंटली सीखेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये किसने पूछा है? एमन पूछ रही हैं कि हम कंप्लीटली उसको फ्री छोड़ दें या इंडिपेंडेंट। देखें आप उसको, अगर वो कोई काम आपने उसको दिया है उसको उसके ऊपर छोड़ दें। जब वो खुद उसको लगेगा कि ये इट इज इम्पॉसिबल टू फिनिश, तो वो आपके पास आके आपसे पूछेगा कि मम्मा ये हो नहीं रहा, तो फिर आप उसके साथ बैठ के उसको मोटिवेट करें। उस वक्त भी आप खुद नहीं करें, आप उसको मोटिवेशन देंगे, बेटा यू कैन डू इट, जस्ट ट्राई हार्ड, कोशिश करो। जैसे हम छोटे से बच्चे को एक सिजर पकड़ा देते हैं कि कटिंग करो, बच्चे का हाथ जख्मी भी हो सकता है। या नाइफ पकड़ा देते हैं कि कट द एप्पल या कट द पोटैटो, तो लेट हिम डू इट। क्या होगा? हाथ कटेगा, कोई बात नहीं, हाथ कटेगा, ब्लड निकलेगा, आप पट्टी कर दें, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम बच्चे को गिरने नहीं देते। ओहो मेरा बेटा गिर गया, चोट लग गई, ओहो। क्या होता है फिर वो बच्चा टेंट्रम्स दिखाता है, जब भी उसको चोट लगती है वो आपकी तरफ यूं करके देखता है रोते हुए और
एक्सपेक्ट करता है कि मेरी मम्मा आएंगे और मुझे गोद में ले लेंगे। लीव हिम अलोन। अगर वो खेल रहा है, गिर रहा है, करने दें। वो परवाह भी नहीं करेगा, डरेगा भी नहीं। उसके अंदर बहादुरी भी पैदा होगी, करेज भी पैदा होगी, और वो चीजों को सीखने के लिए ज्यादा मोटिवेट होगा। और उसको चोट भी लगेगी तो वो ही डजंट केयर अबाउट इट। तो बड़ी बड़ी चोट लगने पे भी इतना उसको परवाह ही नहीं होगी, क्योंकि आपने कभी परवाह नहीं की होगी ना। आप उसको कोई बात नहीं बेटा, चोट तो लगती है, जब हम सीखेंगे तो चोट भी लगेगी, गिरेंगे भी, और स्ट्रांग भी बनेंगे। स्ट्रांग तो बनते ही उस वक्त हैं जब हमें चोट लगती है। तो दिस इज द वे यू कैन रेज योर किड्स। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई शुड हैव टू रैप अप द सेशन। जी, किसी ने कुछ पूछना है? आप यू हैव हाई पिच साउंड। आप मुझे प्लीज अनम्यूट करके बताएंगी कि आपकी अगर आवाज तेज है, लाउड है, तो आपके वर्ड्स क्या होते हैं? आप किस तरह बात करती हैं, या आप जब अपने बच्चों से बात करती हैं तो आपके वर्ड्स क्या होते हैं, आपकी टोन क्या होती है? लाउड तो बहुत लोग बोल रहे होते हैं ना, मगर आपकी जो आप जो कह रही ना पिच हार्श होती है, क्या होती है? आप मुझे बताएंगी, इलैबोरेट करेंगी अनम्यूट करके? ओके, आपकी लाउड है, बात करने में आप तेज हैं, आपकी आवाज तेज होती है, समटाइम्स हार्श, समटाइम्स नॉर्मल। डू किड्स थिंक आई एम स्कोल्डिंग देम? सो इसके लिए आप एक काम कर सकती हैं। आप अपने आप एक्नॉलेज कर रही हैं इस चीज को, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अवेयरनेस दी है कि आपको खुद एहसास हो रहा है इस चीज का कि आपके बच्चों को लगता है कि आप डांट रही हैं उनको, हालांकि आपकी इंटेंशन नेक होती है। तो देखें, आप इसके लिए आप अब बैठकर पहले अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें। जैसे आप अपने बच्चों से बात करती हैं ना पूरा दिन में, उसके कोई 3-4 जुमले बोलें और उनको इसकी रिकॉर्डिंग करें। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो रिकॉर्ड करके देखें कि आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं जब आप अपने बच्चों से बात करती हैं, तो आपको पता चलेगा। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि आपके बच्चों के दिमागों में वो चीज नेगेटिविटी बन के पहुंच रही है। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। देखिए, दिस इज नॉट द डिफिकल्ट थिंग। अल्लाह ने इंसान को ऐसा बना फ्लेक्सिबल बनाया कि वो कुछ भी कर सकता है अल्लाह की मदद से। आप विलिंग हैं कि आपके बच्चे ये ना समझें कि जब आप बात करती हैं तो उनको लगता है कि आप स्कोल्ड कर रही हैं। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें, अपने बच्चों से जो जुमले बोलती हैं उन जुमलों को स्लोली एंड ग्रेजुअली बात करें। अपनी आवाज को बिल्कुल हल्का सा, जैसे विस्परिंग कर रहे होते हैं ना, उस तरह से करने की कोशिश करें और डेली प्रैक्टिस करें। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आप इसको ओवरकम कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए कमरा बंद करें, बेशक आप कमरा बंद करें, शीशे के आगे खड़े होकर उसी तरह बात करें जैसे आप अपने बच्चों से बात करती हैं, और फिर रिकॉग्नाइज करें कि आप इस चीज को कंट्रोल कैसे कर सकती हैं। शीशे में ही खड़े होकर आप विस्परिंग करके बात करें। आप यकीन करें, पोलाइट बोलना बहुत ही खूबसूरत है। जब आप बोलना शुरू करेंगे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आपको मजा भी आएगा, और आपकी एनर्जीज भी वेस्ट होने से बचेंगी। जब हम लाउड बोल रहे होते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही होती है, हम लग रहा होता है हम थक गए हैं बोल बोल के। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपसे दूर ना हो और उनको ना लगे कि हमारी मम्मा तो डांटती हैं, तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। आप अपनी वॉइस को सॉफ्ट बनाने के लिए विस्पर करके बात करना शुरू करें, खुद से प्रैक्टिस करें कमरे में बंद होकर। बेशक आप किसी के सामने ना करें, लेकिन आप खुद से बात करें सॉफ्टली,
वो जुमले बोलें जो आप अपने बच्चों के साथ लाउडर बोलती हैं, सॉफ्ट करके प्रैक्टिस करें। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक और ये आपको हेल्प आउट भी करेगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड आई होप कि अब किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।